सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 186 की बुनियाद के ऊपर भिजवाया गया, जिसमें आर्टिकल 63A की जो है वो इंटरप्रिटेशन मांगी गई। हालांकि उस वक्त ना कोई ऐसी डिफेक्शन की सिचुएशन थी, ना किसी ने डिफेक्शन की थी, बल्कि प्रोस्पेक्टिवली 4 क्वेश्चन जो थे वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर्मुलेट किए गए, जिसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 को जवाब जो है वो आंसर के अंदर इस अफर्मेटिव के अंदर दिया, और उसके अंदर ये होल्ड किया कि अगर कोई शख्स जो है वो पार्टी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट कास्ट करता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। और ये जो फैसला था ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने वाला मामला था, या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि आर्टिकल 63A के अंदर बड़ा क्लियर प्रोसेस जो मौजूद है, और वो ये है कि अगर कोई शख्स 4 सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके अंदर पार्टी की इंस्ट्रक्शन के खिलाफ जाता है, पार्टी हेड के खिलाफ जो है, तो ये पार्टी हेड की सवाबदीद है कि उस शख्स के खिलाफ वो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकता है, और उससे पहले उस शख्स को 14 दिन का शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला करता है तो उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अब उस प्रोसेस जो था उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साइड पे करते हुए अपनी इंटरप्रिटेशन के अंदर तौर पे ये कहा कि जी अगर कोई शख्स वोट डालता है तो वो डिस्क्वालीफाई भी होगा और उसका वोट काउंट भी नहीं होगा, और ये एक जो क्रिमिनल लॉ की इंटेंट होती है, एक्टस रिया या मेंस रिया, उसकी भी स्पिरिट के खिलाफ था, कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्पिरिट के खिलाफ था। और जिस बुनियाद के ऊपर फैसला दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद वाला जो फैसला आया चौधरी परवेज इलाही वाला, उसके अंदर बजाते खुद कॉन्ट्राडिक्ट किया गया। 22 मार्च मई वाले फैसले के अंदर ये कहा गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी हेड की है और उसके बाद जो है ये वोट नहीं काउंट होगा। लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही वाला मामला आया पंजाब असेंबली के अंदर, तो वहां पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो थी वो चली गई, नहीं ये पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला है कि वो फैसला करें कि किस तरफ जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया तमाम सेक्टर्स की तरफ से, चाहे पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैंडेट से एक्सीड किया है। हाफिज साहब आपको पॉइंट आ गया, साथ ही रहिएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इबादुर रहमान लोधी साहब आपके वक्त का। जिस तरह से ये 5 सफर की अगर देखा जाए तो 5 रुकनी बेंच ने तमाम दरख्वास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर की और फैसले को कलअदम करार दिया गया है। आप टाइमिंग्स को किस तरह से देखते हैं जहां पर आईनी तरमीम का मामला जेर गर्दिश है? मेरा ख्याल है जी कि शुरू से जब से ये बुनियादी फैसला आया है उस वक्त भी इस पर बहुत से सवालिया निशान थे, और अब जब ये इसमें रिव्यू पिटीशंस समाअत के लिए लगाई गई हैं, बेंच फिक्सेशन हुई है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो अमल जारी किया गया है, जो ऑर्डिनेंस के वजूद में आने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस के तहत तरमीम हुई है, उसके बाद जो जजेस कमेटी जो थी उस पर बहुत से सवाल इस पर पैदा हो रहे हैं। और आज अदालती बाइकाट करने से पहले पीटीआई के जो वकील है अली जफर, उन्होंने जो बुनियादी एक नुक्ता उठाया था, पता नहीं अब तफसीली फैसले में उसको कैसे डील किया जाएगा, कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जिस पे राय दी थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी। अब उस राय के हवाले से कोई रिव्यू पिटीशन आया कॉम्पिटेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, नंबर 1। और अगर रिव्यू पिटीशन कॉम्पिटेंट हो सकती है, मेंटेनेबल थी, तो क्या लिमिटेशन के क्लचेस से वो बाहर हो सकती है? क्योंकि ये 6 दिन टाइम बार्ड थी, जो टाइम लिमिट इसमें मुकर्रर है उससे 6 दिन ये टाइम बार्ड थी। मुझे नहीं मालूम कि अब ये मुख्तसर फैसले के बाद जब तफसील सामने आएगी तो इन नुक्तों को इसमें डील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो 63A का एक इशू है, ये शुरू से अब तक सवालिया निशान इसमें बहुत से मौजूद हैं, और कोई इसको आइडियल सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। टाइमिंग के हवाले से भी हमारे सामने बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ जुडिशियल ट्रेजेडी है कि जिस पस मंजर में, जिस खसूसी पस मंजर में माजी करीब में जो वाकयात हुए हैं, और अब जो बेंच जिस तरह फिक्स किए गए हैं, आखिर जज बेंच पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में मौजूद है, उनको डिलीट कर दिया गया, उनको माइनस कर दिया गया उस बेंच से, और सवालात उठ रहे हैं। जजेस कमेटी का एक मेंबर जो जजेस कमेटी में शामिल होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। 3 मेंबर
मेंबर्स की कमेटी होती है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 2 मेंबर्स अगर मौजूद होंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा उसका, उसमें 3 मेंबर्स ही होने चाहिए। बहुत से सवालिया निशान है। अल्लाह ताला खैर करे, हमारे जुडिशल सिस्टम की अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि इसको बहुत से थ्रेट्स है मेरा ख्याल है। ठीक, हाफिज एहसान साहब आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह से इबादुर रहमान साहब बात कर रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर ने भी ये पॉइंट रेज किया था 63A के हवाले से सदर ने राय मांगी थी, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया था कि सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है, तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? अच्छा, हाफिज एहसान साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। इबादुर रहमान साहब आपसे ये सवाल, जैसे कि आपने खुद ही ये बात की है कि ये पॉइंट था जो कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने उठाया कि ये तो सदर ने राय मांगी थी, इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जवाब तकरीबन दिया कि अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो उस पर फिर अमल दरामद कैसे हो रहा है? ये बात वहां पर डिस्कस तो हुई? ये एक बहुत बात का सवाल है कि वो जो राय गई, ओपिनियन गया, उसके बाद उस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। ये इस रिव्यू में ये टेकअप नहीं किया जा सकता। इस रिव्यू पिटीशन में इसमें अगर लिमिटेशन का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले उसको डील करना चाहिए। अगर मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले उसको डील करना चाहिए, मैरिज पे डील करने के बजाय। ये दोनों क्वेश्चन इसमें रेज हुए हैं, लिमिटेशन। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ जो रिव्यू पिटिशनर है, ये कहा गया कि जी हमें तफसीली वजूहात नहीं मिली थी, इसलिए हमने तखीर से ये रिव्यू पिटिशन फाइल की। एडमिट किया गया कि ये तखीर से फाइल हुई है, लेकिन एक दिन का रिव्यू, एक दिन की पिटिशन अगर टाइम बार्ड हो और उसके में कोई जस्टिफिकेशन न दी जाए, और ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमेशा ये कहा जाता है कि ईच एंड एवरी डे ऑफ दैट डिफॉल्ट। बिल्कुल, इबादुर रहमान साहब साथ ही रहिएगा। माहिर कानून एहसन भोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया एहसन भोन साहब आपके कीमती वक्त का। ये जो फैसला आया है, कलअदम करार दे दिया गया है 63A से मुतालिक इस फैसले को, और इंटरप्रिटेशन इसमें मांगी गई थी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद बात है। आइन की तशरीह जो थी गलत की गई थी पहले, दैट अमाउंट्स टू री राइटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बिल्कुल ठीक किया गया है। बात ये नहीं कि आज टाइमिंग क्या है, इसमें 2 दिन की डिले है। उस वक्त तक मैंने ये पिटीशन फाइल की थी कि डिटेल जजमेंट ही नहीं आई थी, डिटेल रीजनिंग नहीं आई थी, और मेरी एक पिटीशन उसमें मौजूद थी जिसके नतीजे में मैंने ये रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। अब बाकी रही बातें कि जी ये किसी एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग नहीं थी, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, ये आइन की तशरीह की बात थी जो गलत की गई थी, उसको ठीक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और मैं समझता हूँ कि 2.5 साल तक इसको पेंडिंग रखा। मैं तो जिस दिन बंदियाल साहब ने, मोहतरम बंदियाल साहब ने हेड करते थे बेंच को, उसके चीफ जस्टिस थे, उस वक्त उनसे गुजारिश की थी कि इसको दोबारा लगाएं। उसके बाद भी मैं कहता रहा कि दोबारा लगाएं, और आज ये कहना कि जी टाइमिंग ठीक नहीं है। हुकूमतें उस वक्त ही कभी काम करती हैं जब उनका अपना मुफाद हो, वरना तो वो आम आदमी के लिए भी नहीं काम अच्छा करती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशाइंद बात है, आइन के मुताबिक तशरीह है। इसको एक आम सादा आदमी को लिख के दे दिया जाए कि आर्टिकल 63A को पढ़ो, तो वो आपको बताएगा कि ये प्रोवाइड करता है कि जो बंदा अपनी पार्टी की कमांड से डेविएट करके वोट देता है वो गिना जाएगा, लेकिन उसकी सजा ये है कि वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। अब ये नया मंतक है, जुर्म हुआ ही नहीं, सजा उसको दे दी जाए। ये बड़ी अजीब दोस्त जो है वो कहते हैं जी, जैसे आपके बाकी दोस्त कह रहे थे कि जी 1 दिन की 2 दिन की तशरीह, फलां दिन की डिले, वो होता है कि जहाँ राइट ऑफ पार्टीज जो है वो एक दूसरे कंटेस्ट कर रहे हो। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईनी तशरीह की बात है, तो मैं समझता हूँ कि मैं क्रेडिट देता हूँ मोहतरम जनाब काजी फायद ईसा साहब को, उनके बाकी बेंच के शुरका को, कि उन्होंने आइन की सही तशरीह करके दे हैव सेट द थिंग्स ऑन राइट ट्रैक। सही। एहसन भोन साहब, जब आप सुप्रीम कोर्ट के सदर थे, सुप्रीम कोर्ट बार के, आपने ही ये पिटीशन फाइल की थी उस वक्त, और उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के सदर रहे हैं उन्होंने भी इसको वापस नहीं लिया था। तो आज यानी कि आप जब ये फैसला आ गया इतने अरसे के बाद, आप समझते हैं कि ये फैसला कानून की बालादस्ती है? बिल्कुल आइन और कानून की बालादस्ती है। यहाँ पे हर चीज को पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे लिया जाता है कि फलां पार्टी को फायदा जा रहा है, फलां को नुकसान जा रहा है, हुकूमत को फायदा।
भाई आप आईन और कानून की बात करें, वरना आप सड़कों पे छोड़ें, अदालतों को बंद कर दें और सड़क पे जाके जुलूस निकाल के फैसला कर लिया करें। आपने सारे मुल्क को एक गलत राह पे डालना है। आप, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है, और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कत्ल से बड़ा जुर्म है, जहां आप पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे निजाम को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, अच्छा एहसन साहब, अब मुझे ये भी बताइएगा कि चलें अभी तफसीली फैसला तो नहीं आया, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन तफसीली फैसले में जो सबसे पहले 63A के हवाले से सदर ने जो राय मांगी थी, वो राय जो पिछले बेंच ने दी, जो फैसला अभी कलअदम हुआ है, वो तो एक्सेप्ट नहीं की गई, नजर सानी में उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा से कोई राय दी जाएगी तफसीली फैसले में? तफसीली राय फैसले में बिल्कुल राय भी दी जाएगी, और सारी असल में प्रॉब्लम ये है कि हल्सबा बिल जो था ना, उसमें पहले तो ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती थी। जब इस फैसले के नतीजे में उन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट करके बंदे भी डिसीट कर दिए, वोट भी नहीं गिने। इसी तरह हल्सबा बिल में कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बाइंडिंग है, तो इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि उस पर राय भी देंगे और जजमेंट भी देंगे। बिल्कुल ठीक है। एहसन मोहन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है जस्टिस शाहिद जमील साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जिस तरह से ये मामला पेश आया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसले को कल अदम करार दे दिया गया है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में फैसला तो मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि फैसला तो मेरा ख्याल है कि 63A का जो था वो रिव्यू होने वाला था, और उसमें ये कदम लगाना कि वोट काउंट नहीं होगा, दैट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मेरे ख्याल में इस फैसले का इस वक्त आना और जिस तरह के ऑब्जेक्शन बेंच पे लिए गए थे उसको एड्रेस ना करना, और अगर इस फैसले की बेस पे आगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने जा रही है, तो फिर वो जो पीटीआई का एतराज़ है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है, उन चीज़ों का शायद ख्याल रखा नहीं गया, और इस फैसले को इतनी उजलत में और इतनी जल्दी से सुनाना जो है, ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। और जहाँ तक फैसला, मेरी ज़ाती ओपिनियन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ यही थी कि 63A की ये जो पहला फैसला था उसमें ये कहना कि वोट काउंट नहीं होगा, दैट वाज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। लेकिन शाहिद जमील साहब, अभी जब डिटेल फैसला आएगा तब ही उसमें पता चलेगा ना कि दोनों में से क्या चीज़ पे अब इत्तेफाक किया गया है। क्या अब जो पहले था कि वोट काउंट नहीं होगा, अब अगर वोट काउंट किया जाता है तो उसके बाद नाअहली हो जाएगी, एक सजा तो रहेगी ना? नाअहली तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, वो तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जाता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज जो कह रहे हैं कि नाअहली होगी, नाअहली तो जरूर होगी, लेकिन वोट काउंट नहीं किया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। और इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना जो था वो मेरा ख्याल में वो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन था। ये मेरा जाती पहले दिन से ये ओपिनियन है, आज भी ये है। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि ये टाइमिंग इसकी ठीक नहीं थी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच जो है उसको, उस पे ऑब्जेक्शन को एड्रेस ना करना, और इसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो ये सारे इस फैसले की जो दुरुस्तगी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, और इट विल नॉट बी रेकन्ड और रेड और टेकन एज अ फेयर डिसीजन इन द हिस्ट्री। सही। एहसन मोहन साहब, जिस तरह से जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क उठेगा टाइमिंग के हवाले से, और जो एक दो दूसरे पॉइंट रेज कर रहे हैं, आप इस राय को कैसे देखते हैं? मैं शाहिद जमील साहब को कम से कम ये दाद देता हूँ कि उन्होंने ये बात ठीक कर दी कि ये फैसला जो था वो मावराए आइन था, आइन की तशरीह गलत थी, ये उन्होंने बात मान ली। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, इस मौजूदा पोलराइजेशन के वक्त में ये बात करना। लेकिन सेकंड में उनकी ये बात है उससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये टाइमिंग, उनको ये भी पता होना चाहिए हमारे दोस्तों को कि जब ये फैसला दिया गया था उस वक्त भी टाइमिंग ठीक नहीं थी, उस वक्त भी नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और वो वोट नहीं गिने गए। दैट वाज ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन इन दैट सेंस। और आज अगर ये आया है फैसला किसी भी स्टेज पे, तो कोई पता नहीं गवर्नमेंट के पास होंगे वोट या नहीं होंगे, नोबडी नोज।
बात यह है कि हुकूमतें भी कभी कोई अच्छा काम उस वक्त तक नहीं करती जब तक उनका कोई अपना फायदा ना हो, वरना आम शहरी के लिए कब ये सोचते हैं। बाकी रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की बात, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हमेशा ही कंट्रोवर्शियल बेंच रहे हैं। जिस वक्त बात हुई थी उस वक्त मोहतरम जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो सिर्फ 3 या 4 दोस्तों के साथ पूरा सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे। यहाँ कम से कम चीफ जस्टिस ने सामने बैठ के कहा कि मैंने गुजारिश की है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कि वो बैठें, मैंने गुजारिश की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वो बैठें, लेकिन वो नहीं बैठे। अब किसी को पकड़ के घर से खींच के तो बेंच में नहीं बिठाया जा सकता, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कंट्रोवर्शियल रहेगा। इस फैसला जो है ये बिल्कुल आइन के मुनाफी नहीं है, आइन के मुताबिक है और पहला रिव्यू होना चाहिए था। अल्लाह ताला आपका मुनासिर। थैंक यू। शाह साहब, जो एहसन भून साहब बात कर रहे हैं, अगर एक एंगल से देखा जाए बात तो वो भी ठीक है कि जब पहले ये फैसला आया था उस वक्त भी नज़र तो तासुर तो ये आता था कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैसला है ये, क्योंकि उस वक्त हमजा शहबाज साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने थे और उनको अपनी वजारत के ओहदे से हाथ धोना पड़े थे इस फैसले के नतीजे में। मैं ये कहूँगा जी, वो जो वेल रिपीटेड फ्रेज है कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर पहले टाइमिंग गलत थी और गलत फैसला आया था तो उसको गलत टाइमिंग में सही फैसला दे के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच वाली बात है जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने रिक्यूज किया, मेरा प्रिंसिपल स्टैंस ये है कि वो मैं एग्री नहीं करता बोनाफाइडी ऑर्डिनेंस के पीछे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उन्होंने अमेंड किया है, वो भी एक पर्पसिव था, एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए था और शायद यही केस लगवा के उसको डिसाइड करने के लिए था, तो उस पे उसको चैलेंज किया हुआ है। और वो ऑर्डिनेंस है वो अगर लैप्स हो जाता है या वो ऑर्डिनेंस जो है उसको कलअदम करार दे दिया जाता है, तो उसके नीचे इस तरह का बेंच बना के और ये इतनी उजलत में फैसला करना, ये ऑब्जेक्शंस मेरा ख्याल है अगर दूसरी साइड से आए हैं तो ये वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए था। इसमें इतनी उजलत करना और बेंचेस को इस तरीके से बनाना, अब मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूंगा कि बंदयाल साहब ने जिस तरह के बेंच बनाए और अगर ये एग्रीव थे उस वक्त कुछ जजेस, तो वही काम करके वो उन चीजों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जो प्रिंसिपल्स आपके लॉ के हैं, फेयरनेस के हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अदालत की देवी के आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी का मतलब ये नहीं कि वो अंधी है, उसका मतलब ये है कि कानून जो है वो सर्कमस्टांसेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करके कानून के मुताबिक फैसला करता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऑब्जेक्शंस को कैटर कर लिया जाता और इसमें जल्दी ना की जाती तो शायद ये बहुत अच्छा फैसला और सेलिब्रेटेड फैसला होता। ठीक है शाहिद साहब, जिस तरह से आपने प्रोसीडिंग्स के हवाले से कहा है और कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से कहा है, तो आपको लग रहा है कि उजरत में फैसला किया गया और उसमें काफी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती थी? जी, मैं तो कह चुका हूं कि मुझे लग रहा है कि ये फैसला उजलत में किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्शन को जो कि बेंच की तरफ से, बेंच में भी कुछ मेंबर्स की तरफ से आ रहा है और बड़ा वोकली आज उसको जो पीटीआई की तरफ से भी आया है, तो बहरहाल पीटीआई एक जो है स्टेक होल्डर तो इसमें है, तो अगर वो उसको आप एड्रेस नहीं करते और आप आज ही उसका फैसला कर देते हैं तो इसको उजलत ही कहा जाएगा। मेरा ख्याल है इसको कोई और इस पे ओपिनियन नहीं बनेगी। ठीक, इबादुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुर रहमान साहब, आप जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं या इस पर कोई अपनी राय रखते हैं? नहीं, मैं जस्टिस शाहिद जमील साहब का एहतराम भी करता हूँ और उनकी राय का भी पूरा एहतराम करता हूँ। और मैं एक आपको दाद देना चाहूंगा कि आपने एहसन भून साहब को लाइन पे ले दिया और इस इशू पे बात कर ली। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उनको तो जरूर याद होगा कि जब वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के तौर पे, ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से फाइल करने से पहले उन्होंने लंदन में बहुत मखसूस मुलाकातें की थी। उन मुलाकातों के बाद वापस आकर ये रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, जो बराह रास्त मुतासरा फ्री नहीं थी इस मामले में।
तो इसके मैं गुजारिश जो कर चुका हूँ पहले कि बहुत से पस मंजर है, बहुत से हर सतह पे सवालिया निशान मौजूद हैं। वो जो फैसला बुनियादी तौर पे हुआ था वो किस तरह आइन के मुताबिक था या नहीं था। अब ऑर्डिनेंस के जरिए जो अदलिया की आजादी को खुला मुतासिर करने की बात है, अदलिया ने अपना तमाम रेगुलेट करने का, अंदरूनी बिजनेस रेगुलेट करने का सारा इख्तियार इंतजामिया के हवाले कर दिया इस ऑर्डिनेंस के जरिए, और उस पर अमल दरामद करते हुए 1 घंटे के अंदर अंदर वो कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई और अगले लम्हे के अंदर ये सारे बेंचेस बना दिए गए, और फिर वो ऑर्डिनेंस की अपनी खिलाफ वर्जी करते हुए, वो पूरा क्वारम ना रखते हुए भी वो बेंचेस कंस्टिट्यूट कर दिए गए। आखिर जज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये बेंचेस, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये बेंचेस कानून के मुताबिक बनने चाहिए, ये नहीं बन रहे। ये तमाम वावेला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये रिजल्टमेंट मौजूद है सारी, और ये फैसले हो रहे हैं सारे। और ठीक कह रहा है शायद जमील कि उजलत में फैसले हो रहे हैं, और उजलत में फैसले के पीछे एक बाकायदा मनसूबाबंदी नजर आती है और राय नजर आती है ये कि उससे सब्सिक्वेंट क्या बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं और कौन कौन से क्या क्या बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो इबादुर रहमान साहब, कल को कोई ऐसी सिचुएशन निकल सकती है कि ये जो बेंच बना, जिस बेंच ने ये फैसला दिया, ये बेंच पर ही क्वेश्चन उठा दिया जाता है, और अगर बेंच पर क्वेश्चन उठ जाता है तो फिर ये जो फैसला दिया गया ये भी कलअदम हो जाए। कल को किसी भी एंगल में कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। बेंच पर तो क्वेश्चन बेंच के सामने रेज किया गया। अली जफर क्या रोता पीटता रहा, लेकिन उनको सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो कॉम्पिटेंस है, बेंच में बैठने की जो कॉम्पिटेंस है, उसको क्वेश्चन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, उस पर सुनने के लिए तैयार ही कोई नहीं। तो शाहिद जमील साहब, अब क्या हल्का फुल्का लफ्ज़ करूं कि मुकम्मल हट धर्मी का सबूत देते हुए ये फैसला दिया गया। ठीक, शाहिद जमील साहब, अब इसका हल क्या है? क्योंकि जब पहली दफा ये फैसला दिया गया तब भी इसी तरह की बातें कुछ जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर रहे थे, सियासी हल्के भी कर रहे थे। आज जब ये फैसला आया, आज भी उसी तरह की बातें हो रही हैं। व्हाट नेक्स्ट, और इसका हल क्या है? इसका हल तो है जी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को बैठना चाहिए। जिस तरह की इतलात सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आ रही हैं, आज किसी ने ये शायद किसी वीलॉग में कहा है कि उसमें जो 2 बड़े धड़े बन गए हैं वो दे आर नॉट इनटू टॉकिंग टर्म्स नाउ। मेरा ख्याल है असल जो ज़िया है, जो नुकसान है, जो इंस्टीट्यूशन की तबाही है, वो ये है कि सारे जजेस इकट्ठे बैठ के कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी केसेस अब लगते हैं आज के बाद, जब मैंने कहा था कि उन सब में फुल कोर्ट को बिठाना चाहिए जिसकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन है या जिससे किसी भी डिसीजन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमेंडमेंट है उस पे असर पड़ता है। देखिए ये दीवार पे लिखा हुआ है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन और राय की जरूरत नहीं है कि हुकूमत जो इस वक्त है बिल्कुल दिस इज बेंट अपॉन कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली अमेंडमेंट्स लेके आनी है और उन्होंने ये जो जजेस उनके कहने में नहीं है उनको फिक्स करना है। बड़ी सिंपल बात है, इसको किसी और अल्फाज के लबादे में लपेटा नहीं जा सकता। और उसके लिए डेडलाइन जो है वो 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर से पहले ये काम करने हैं, जिसके लिए ऑर्डिनेंसेस भी आ रहे हैं, जिसके लिए छुट्टी वाले दिन सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया जाता है। और जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर टू अमेंड द ऑर्डिनरी लॉ। आप उसको बुलडोज करके और विल ऑफ द पीपल को बुलडोज कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये नजर आ रही हैं। ये तारीख तो इसको अच्छे अल्फाज में बिल्कुल याद नहीं करेगी, लेकिन हम जो हमारा नियर कमिंग इमिनेंट फ्यूचर है हम उसको तबाह करने जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत के बाकी सालों को बचाने के लिए और आप इकोनॉमी के प्रिटेक्स्ट के ऊपर मुल्क के इदारे को तबाह करने जा रहे हैं। ये बात मैं बड़े जोर से कह रहा हूँ और बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जदून साहब ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त है जहांगीर जदून साहब। जिस तरह से ये फैसला आया है और कलअदम करार दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर?
देखें, ये फैसला 100% मुतवक्के यही फैसला था कि यही आएगा जब ये बेंच बना है, और इसमें मेजॉरिटी लोगों की राय यही है कि उस वक्त जो इंटरप्रिटेशन की थी आइन की वो गलत थी, और आइन को एक रीराइट, मतलब आइन कैटेगोरिकली 63A बहुत क्लियर था कि जो लोग पार्टी पार्लियामेंट्री हेड के कहने पे वोट नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस वोट या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर का या मनी मेल या अमेंडमेंट के अंदर वोट देंगे या अब्सटेन करेंगे उनकी मर्जी के खिलाफ, तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन उनका वोट गिना जाएगा। इसमें अब आम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समझा है कि ये चीज जो है रोक नहीं सकती, तो उन्होंने एक नई इंटरप्रिटेशन दे दी उस आर्टिकल को। तो उसमें तो एक्सपेक्टेड यही था, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा जो काजी साहब तो पिछले 12-1 महीने से या 12-14 महीने होने वाले हैं इनके, तो इनके चाहिए था कि ये केस पहले टेकअप कर लेते, क्योंकि अभी इसकी टाइमिंग पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, या गवर्नमेंट का जो आईनी तरमीम आ रही है उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो उन्होंने मैनेज करके इस। ठीक, जहांगीर जैतून साहब आप साथ रहिएगा। तलाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, आज ये जो फैसला है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और क्या राय रखती है आपकी पार्टी इस फैसले के बाद? ये फैसला साकिब निसार के उन फैसलों की कंटिन्यूएशन था जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की इस्तेहकाम का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान में एक लाडले को परवान चढ़ाया, फिर 9 मई करवाया, और इन्हीं फैसलों ने पाकिस्तान में गरीब की रोटी 4 रुपए से 24 रुपए की करवाई। और ये उन्हीं फैसलों में से एक फैसला था जिसमें पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ की खत्म करने के लिए मन मर्जी का एक आइन बनाया गया, रीराइट किया गया, फैसला किया गया। आज वो कानून जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, आज वो बहाल हुआ है। ये बहुत देर पहले होना चाहिए था। ये फैसला निज़ाम इंसाफ के चेहरे पर एक स्याह धब्बा। लेकिन तलाल चौधरी साहब, हमारे साथ इबादुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, और साथ जितने 1-2 और लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो इसकी टाइमिंग पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो बेंच बना उस पर जो एतराज़ उठाया गया था, पहले इस एतराज़ को देख लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो इस फैसले पर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं। देखिए, बेंच में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि ये फैसला खत्म होता, जस्टिफाई तो कर नहीं सकते, और हीले बहाने और अच्छे काम की क्या टाइमिंग होती है। अच्छा काम अगर देर से हुआ है तो ये पहले होना चाहिए था। और ये जो कहते हैं जी इससे हुकूमत आईनी तरमीम कर लेगी और ऐसे हो जाए, भाई जो लोग वोट देंगे वो सजा उसमें 63A में बड़ी वाज़े लिखी है, और बहुत बड़ी सजा है सियासतदान के लिए। आप इस तरह के फैसले इसलिए रखी छोड़े क्योंकि अब किसी को सूट नहीं करते। इस बात पे शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए उन लोगों को जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि पिछले 2.5 साल ये फैसला बरकरार क्यों रहा। ये निज़ामे अदल पर स्याह धब्बा है। जैसे वजीर आजम को आपने फांसी पे लटका दिया, वजीर आजम को आपने बेटे से ना तनख्वाह लेने पे निकाल दिया, उसी तरह के फैसला है ये फैसला और इस फैसले को तो कोई किसी जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। तो ऐसा फैसला जो कि एक निराला फैसला था, वो अगर ओवरटर्न हुआ है, खत्म हुआ है, तो ये पहले होना चाहिए था। इसको देर हुई या होते होते। बिल्कुल। तलाल चौधरी साहब, अगर हम देखें अब टाइमिंग्स की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लेकिन आईनी तरामीम के हवाले से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को कितना फायदा होगा, मौलाना को भी जरूरत नहीं पड़ेगी मनाने की। अब देखिए, इसका ऐसा कोई तल्लक नहीं। हम तलाल चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, आपसे दोबारा इस इशू पर बात करेंगे। इस वक्त बराह रास्त हम मुनासिर देख रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें से 30,000 से जायद बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइल को रोकने वाला बदकिस्मती से कोई नहीं है। अमेरिका उसकी पुश पर खड़ा है, बरतानिया उसकी हिमायत करता है, और अभी ताज़ा जो उसने लेबनान के ऊपर जो अटैक्स किए हैं, जिसमें हसन नसरुल्लाह भी शहीद हुए और उसके बाद तो फ़ौजें दाखिल की हैं, ये उस वक्त हुआ है जब UNO का इजलास चल रहा था। और इससे बात पता चलती है कि दुनिया में UNO भी इन ताकतों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सूरत हाल हमें क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए, और पूरी दुनिया को मुतवज्जे करना चाहिए कि ये इंसानियत का कत्लेआम है। जमात इस्लामी, आपको मालूम है कि इस गज़ा के और फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम भी करती है, एहतजाज भी करती है, मिलियन मार्च भी करती है, और जो मदद हमारी हम अपने भाइयों की कर सकते हैं अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से, वो भी करते हैं।
لیکن در حقیقت اس میں حکمرانوں کو توجہ دینی ہوگی, مسلم عوام کو ساتھ دینا ہوگا. تو ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک سولیڈیرٹی کریں گے 7 اکتوبر کو اسپیشلی, اور اس سے پہلے بھی پورے ہفتے اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں اور بچوں کے ساتھ, اور اسرائیل کی مذمت کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے کا فیصلہ کیا. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری جو میٹنگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, بخاری صاحب ہیں, نوید قمر صاحب ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, مرتضی وہاب صاحب ہیں. بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور ہمارا اس پر اتفاق بھی ہوا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہماری درخواست سب پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ہے, اور ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہا ہے کہ 7 تاریخ کو تمام لوگوں سے اپیل کی جائے پورے پاکستان سے کہ وہ باہر آ جائیں 12 بجے اور سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں, کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوں, یکجہتی کا اظہار کریں, اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. ہم نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے اور بلاول صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا چونکہ وہ ایک حصہ ہیں تو وہ اپنے وہاں بات کریں, اور یہ کام حکومت اگر اناؤنس کر دے تو جماعت اسلامی اس کے ساتھ تعاون کرے گی. یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا ایشو نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کا معاملہ کوئی آج سے نہیں, بلکہ میں اس میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا اسٹرانگ ایک موقف ہوتا تھا, اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی سے تو خاص طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرو ایکٹیو رول ہم دیکھتے ہیں آپ کا, کہ آپ اس میں آگے آ کر بات کریں. اور سارے سیاسی اختلافات کے باوجود جو پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے اور بھی جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹیوں کو ہوتے ہیں, ہمیں بھی ہیں, ان کو بھی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اس کامن ایشو پر ہماری آواز ایک ہو جائے اور وہ پورے پاکستان کی آواز ہو, اور گورنمنٹ اس کو اون کرے تو ہم سب مل کر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. بس اسی لیے حاضر ہوئے تھے, اور میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب بھی اس پر کوئی اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن یہاں اسلام آباد کا ہمارا زرداری ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا باقاعدہ ملاقات ہوا ہے. سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی کو مبارکباد وہاں بھی دیا, آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں کہ وہ نو منتخب اپنا جماعت کا امیر بھی ہے, اور اس کا تعلق ہمارا اپنا شہر کراچی سے ہے, تو اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. جہاں تک ہمارا گفتگو ہوا, بات چیت ہوا, وہاں آف کورس جو سب سے اہم ایشو پوری دنیا کے لیے خواجہ سطح پہ اس وقت وہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا امپیریلسٹ کولونیل ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے, جس پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کی صورت میں اور مسلمانوں کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی صورت میں ایک نیا مہم اکتوبر 7 سے شروع کیا, جہاں انہوں نے جیسے عراق کی جنگ کے وقت WMDs کا ایک ایشو بنایا گیا اور اس کو ایک بنیاد بنا کے مڈل ایسٹ میں اسلامک ورلڈ میں ایک اور جنگ چھیڑنے کا موقع ملا, جہاں امپیریلسٹ پاورز نے اپنے ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کیا. ویسے ہی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بہانہ اکتوبر 7 کے سو کالڈ ہاسٹیجز کے سوال سے شروع ہوا, اب وہ جنگ فلسطین سے لے کے لیبنان سے لے کے اور خدا نخواستہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران کی طرف یہ وار تھیٹر بڑھتا جا رہا ہے. اس پوری سازش میں مسلمانوں کو اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو
ڈی ہیومنائز کیا گیا, ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا. انٹرنیشنل لاز, یونائٹڈ نیشنز کنونشنز, انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں. جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں, جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں, اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں. تو جب 1 سال کا اینیورسری اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور اکتوبر 7 کو ریئر ویو میں رکھ کے آکیوپیشنل فورسز اپنا وہ تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو نہ صرف فلسطین میں, غزہ میں, مگر لیبنان میں ان کا موبائل فونز اور پیجز کو بم میں تبدیل کر کے وہاں حملے کر رہے ہیں. جس طریقے سے پولیٹیکل قیادت کو فلسطین کے حوالے سے ایران میں شہید کیا جاتا ہے, تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پاکستان اپنے اندرونی مسئلے اپنی جگہ,